मानो चिड़िया को फिर से अंडा होने वाला था और पहले से ही मानो की 4 बेटियां थी और ये बात मानो चिड़िया के पति कालो कौवे को बिल्कुल भी पसंद ना थी। देखो मानो, मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे अंडे से सिर्फ और सिर्फ बेटा ही निकले। इस बार भी अगर बेटी निकली तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को बाहर निकाल दूंगा। अरे कालू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? भगवान जी की मर्जी है, चाहे अंडे में से बेटी निकले या बेटा, इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं नहीं मानो, दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैंने तुमसे शादी जो कर ली थी और इसी दोष की वजह से तुमने मुझे 4 4 बेटियां दे दी। कालू कौवा तो वहां से जल्दी से अपने दोस्त भूरे कौवे को मिलने के लिए उड़ जाता है। अरे कालू, तेरे मसले का एक हल मैंने ढूंढ लिया है। तो कल ही मानव भाभी को सोनोग्राफी के लिए क्लिनिक पर लेकर जाना और सारा मसला हल। सच भूरे, क्या तू बिल्कुल सच कह रहा है? ऐसे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इस बार मेरी बेटी होगी या बेटा, और फिर मैं आगे कुछ सोच लूंगा। आगे अब क्या सोचना है कालू? अब तो दूसरी शादी ही कर लेना। अगर मानव भाभी की इस बार भी बेटी हुई तो तू और इंतजार ना करना। भूरे के इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ता है और घर जाकर उस क्लिनिक का नंबर मिलाता है और नंबर मिलाकर डॉक्टर से ऐसे कहता है, डॉक्टर साहिबा जी, आपका नंबर मुझे भूरे कौवे ने दिया है। मुझे एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड करवाना है। समझ तो आप गई होंगी, पैसे चाहे जितने भी लगें। जल्द ही जंगल में सुबह भी हो जाती है और कालो कौवे ने तो डॉक्टर से सुबह की ही अपॉइंटमेंट ली थी और वो जल्दी से मानो चिड़िया को क्लिनिक ले जाने के लिए वहां जाता है। कालू, इतनी सुबह सुबह आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? एक बार आप मुझे बता दें, फिर मैं जल्दी से तैयार होकर आपके साथ चलती हूँ। अरे मानो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ जाकर हम दोनों की ही किस्मत बदल जाएगी। अब और बातें ना करो और मेरे साथ जल्दी से चलो। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया भी कालो कौवे के साथ क्लिनिक की तरफ उड़ती है। पिंकी डॉक्टर तो मानो चिड़िया का चेकअप करती है और उसे सब कुछ ही मालूम हो जाता है। देखो कालू, इस बार भी तुम्हारी बेटी ही होगी और तुम्हारी पत्नी को कभी भी बेटा नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकती। ये बात सुनते साथ ही कालू तो मानो को लेकर जल्दी से वहां से उड़ जाता है और ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है। और कुछ समय बीतने के बाद कालू कौवा तो दूसरी शादी कर लेता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। अब ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? ये मेरी नई पत्नी है और मैंने इसके साथ आज ही शादी कर ली है। जो तुम मुझे ना दे सकी वो ये मुझे देगी। कालू जी, ये आप कैसे कर सकते हो? मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? मेरा नहीं तो कम से कम अपनी इन बेटियों का ही सोच लेते। हाँ हाँ, इन बेटियों का ही सोच कर तो मैंने दूसरी शादी की है कि तुम तो सिर्फ मुझे बेटियां ही दे सकती हो, लेकिन ये गौरी का भी देखना मुझे एक बेटा देगी। देखिए कालू जी, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसकी सजा आपको भगवान जी एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में जरूर देंगे। जितनी सजा भगवान जी को मुझे देनी थी वो तो उन्होंने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी इन बेटियों की सूरत में दे दी। अब मुझे और कोई सजा नहीं मिलने वाली। कालू जी, आजकल के समय में बेटियां भी बेटों से कम नहीं, बल्कि बेटियां तो माँ बाप का बेटों से ज्यादा ही ख्याल रखती हैं, लेकिन आप समझ ना पाए। बस बस, अब मुझे तुम्हारा और भाषण नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी से जाओ और मेरी और गौरी की सुहाग रात के लिए जल्दी से जाकर अच्छा सा कमरा तैयार करो। कालू के इतना कहते साथ ही भारी दिल के साथ मानो चिड़िया तो जाकर कालू और गौरी की सुहाग रात के लिए उनका कमरा सजाती है। जैसे ही कालू और गौरी अपने कमरे में आते हैं, मानो चिड़िया तो जल्दी से वहां से उड़ जाती है, क्योंकि अपने पति को वो किसी के साथ देख नहीं सकती थी। दूसरी तरफ कालू को तो बिल्कुल भी शर्म ना थी। अच्छा ही हुआ कि वो मनहूस मानो यहाँ से खुद ही चली गई। उसकी शक्ल देखकर तो मेरा मन ही खराब हो जाता है और आज की रात मैं खराब नहीं करना चाहता। कालू की ये बात सुनकर गौरी कवि तो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सच कालू जी, क्या आप सच कह रहे हो? मेरे कालू तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखिएगा, मैं आपको जरूर एक बेटा दूंगी।
गौरी की ये बात सुनकर कालो कौवा तो गौरी कवि का पंख पकड़ लेता है और फिर जल्दी से उसके करीब आता है और गौरी कवि के पास आकर उससे ऐसे कहता है। जी गौरी जी, मुझे मालूम है कि आप ज़रूर मुझे जल्द से जल्द एक बेटा देंगी, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी की है। आप तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। इतना कहते साथ ही कालू तो गौरी के करीब आ जाता है और उसके बाद ऐसे ही जंगल में दिन बीतने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गौरी कवि सोचती है कि कालू को किस तरह अपनी बातों में उलझाया जाए, क्योंकि गौरी कवि का प्लान तो कुछ और ही करने का था। कालू मेरे सुंदर पति, आप यही सोच रहे हैं ना कि शादी के इतने समय के बाद भी आखिर हमें अब तक बेटा क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब मेरे पास है। कालू के मन में भी तो कब से यही सवाल था और इसी सवाल का जवाब तो वो चाहता था। अरे गौरी जी, अगर आपको मालूम है तो फिर जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो अपने बेटे को इन पंखों में पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। अरे कालू जी, करना तो सिर्फ इतना है कि आपको अपनी सारी की सारी जायदाद और खेत मेरे नाम लिख देने हैं, फिर उसके बाद ही हमें बेटा होगा। अरे गौरी जी, ऐसा कुछ मैंने पहले तो कभी नहीं सुना, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं आपके नाम अपना सब कुछ लिख दूंगा। बस मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। कालू की ये बात सुनकर गौरी कवि तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान जो पूरा होने वाला था। सच है कालू जी, कि आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती कि कब मेरे पेट में आपका अंडा हो और उसमें से बेटा निकले। गौरी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो और भी जोश में आ जाता है और कहता है, ठीक है गौरी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही जाकर वकील साहब से बात करता हूँ और सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिखवा देता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे कालू जी, ये बात कहकर तो आपने मेरा दिल ही जीत लिया। चलिए जल्दी से जाइए और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवा दीजिए। कालू कौवा तो गौरी कवि को थोड़ी देर के लिए प्यार से देखता है और उसके बाद जल्दी से वो वकील के पास जाने के लिए वहां से उठ जाता है। कालू कौवा तो वकील के पास पहुंचकर सारी की सारी प्रॉपर्टी सचमुच में गौरी कवि के नाम करवा देता है और प्रॉपर्टी के कागज लेकर गौरी कवि के पास जाता है और कहता है, देखें गौरी मेरी सुंदर पत्नी जी, मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा कर आ गया हूँ। जैसा कि आपने मुझे कहा था, बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। कालू जी, अब आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है तो देखिएगा, बहुत जल्दी हम दोनों को बेटा भी मिलेगा और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा तो गहरी नींद में सो जाता है और गौरी कवि भी सारे के सारे पैसे और प्रॉपर्टी के कागज रख लेती है और कहती है, बड़ा आया बेटा लेने वाला, अपनी बीवी और बेटियों की तो कभी कदर नहीं की। इसको तो बेटा क्या, इसको तो भगवान जी को बेटियां भी नहीं देनी चाहिए थी। इतना कहते साथ ही गौरी कवि तो सारा का सारा पैसा और प्रॉपर्टी के कागज लेकर वहां से उड़ जाती है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा तो पूरे कमरे में गौरी को ढूंढता है, लेकिन अब गौरी कहाँ पर कालू को मिलने वाली थी। कालू तो पूरे जंगल में जाकर गौरी को देखता है, लेकिन गौरी का तो कहीं पर भी कोई पता ना था। कालू कौवा तो गौरी कवि की मिसिंग कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी गौरी कवि है और आज सुबह से ही ये कहीं मिल नहीं रही। मैं इसकी मिसिंग कंप्लेन करवाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेवकूफ पक्षी, ये तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि एक फ्रॉडन है। न जाने इसके तो कितने ही नाम हैं और कितने ही मुल्कों की पुलिस इसे ढूंढ रही है। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर तो जैसे कालू के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने तो इस कवि के नाम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी और खेत कर दिए। अब न जाने मेरा क्या होगा। कालू कौवा तो ऐसे ऊंची ऊंची रोने लगता है और उसकी ये बात सुनकर वो इंस्पेक्टर कालू कौवे से ऐसे कहता है, तुम जैसे हवसी और लालची पक्षियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। चलो अब अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से गुम हो जाओ। कालू कौवा तो इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर वहां से उड़ जाता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और वो अपनी बीवी और बेटियों से जाकर माफी मांगता है।
देखा कालू जी, मैं तो आपको पहले ही समझाती थी, लेकिन आप ही मेरी बात ना समझ पाए और आज देखिए आपको आपके किए की सजा भी मिल गई। हाँ मानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुमसे और अपनी बेटियों से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम लोग मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो।